Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. Students, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव और उसका टॉपिक बॉल एंड बाउल को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक की पहली लाइन ये लिखी हुई है कि बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बाउल के अंदर बाल पड़ी हो तो वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, अब इस डायग्राम को हम अच्छे से समझेंगे। समझने के बाद जो इसके की पॉइंट्स हैं वो हम इधर लिखेंगे। तो फर्ज करो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक बाउल है। बाउल से मुराद एक कर्व्ड डिश है। अब इस कर्व्ड डिश के अंदर एक हमने बच्चे स्टील बॉल रखी हुई है। अब वो स्टील बॉल इनिशियल में वो मीन पोजीशन पर पड़ी है, ठीक हो गया, या पॉइंट ओ पर पड़ी है। तो इस मीन पोजीशन पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक बच्चे इस बॉल पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जबकि दूसरी फोर्स वो नॉर्मल फोर्स होती है जो इसके ऑपोजिट लग रही होगी। तो नेट फोर्स उस वक्त बच्चों जीरो होगी, ठीक हो गया, ये बात होगी एक। अब बच्चों यही इसी बात को हम लिखते हैं, साथ साथ बच्चे एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। व्हेन बॉल इज एट रेस्ट, व्हेन बॉल इज एट रेस्ट। स्टूडेंट्स, जब बॉल रेस्ट पर होगी एट पॉइंट ओ, ये भी लिखना आपने, एट पॉइंट ओ। ओ से मुराद क्या है बच्चों? मीन पोजीशन, मीन पोजीशन देन नेट फोर्स will be zero। स्टूडेंट्स, नेट फोर्स उस वक्त जीरो होगी, ठीक हो गया। अब इसकी रीजन लिखेंगे कि बोथ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। बोथ फोर्सेस equal in magnitude but opposite in direction। Opposite in direction, so they cancel effect of each other। So they cancel effect of each other। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये दोनों फोर्सेस बच्चे मैग्नीट्यूड में तो सेम हैं, ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक, ठीक है बेटा। एक्टिंग फोर्स ये है, जबकि रिएक्टिंग फोर्स बच्चे उतनी मैग्नीट्यूड से अपवर्ड लग रही है, ठीक हो गया। ग्रेविटेशनल वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इट मींस एक नॉर्मल फोर्स होगी, वो इसके बच्चे ऑपोजिट लगेगी। इन दोनों फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड है सेम है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, ठीक हो गया। अब बच्चों, अब इस बॉल को हम बच्चे ओसिलेट करवाएंगे। तो ओसिलेशंस के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। तो मैंने लास्ट में भी मैंने बताया था, पहली कंडीशन तो ये है बच्चों, उस बॉडी को हम डिस्प्लेस करवाएंगे,
ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन ये है, उस बॉडी को हम रिलीज कर देंगे। अब इस बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। अब रिलीज से मुराद ये है, उस बॉडी पर बच्चों हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देंगे। ठीक हो गया। अब यही काम करते हैं हम बच्चों, इस बॉडी पर या इस बॉल पर बच्चों मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा। ठीक हो गया। अब मैं इस बॉल को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं और उसको बच्चे एक्सट्रीम पोजीशन ए तक ले गया। ठीक हो गया। अब मुझे बच्चे यहां पर बच्चों एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करना पड़ेगा। किरास से मुराद है रिमूव करना पड़ेगा। अब इस बॉल के अंदर एक और फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी और वो फोर्स बच्चे रिस्टोरिंग फोर्स होगी। और वो रिस्टोरिंग फोर्स उस बॉल को मीन पोजीशन तक लेकर आएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो फिर अब इस मीन पोजीशन पर वो बॉल रुकेगी नहीं, बल्कि इस बॉल का इनर्शिया उसको बेटा दोबारा फिर एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाएगा। अब इस बॉल का इनर्शिया बच्चों इसको लेकर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन तक। ठीक हो गया। अब बच्चों इस एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगा। अब दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक जब ये बॉल आएगी तो वो दोबारा फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन के टुवर्ड्स है। ठीक है। तो इसी को हम लिखते हैं बच्चों। पहले तो लिखते हैं कंडीशन ऑफ ओसिलेशन। कंडीशन ऑफ ओसिलेशन। तो स्टूडेंट्स पहली कंडीशन मैंने बताई थी आपको कि बॉल को आप क्या करोगे बच्चों, डिस्प्लेस करोगे। डिस्प्लेस्ड करोगे। और दूसरी बच्चों कंडीशन ये थी, उस बॉल को रिलीज करोगे। अब बच्चों डिस्प्लेस से मुराद ये है, उस बॉल पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे। अप्लाई करोगे। ठीक हो गया। अब रिलीज से मुराद है, उस बॉल पर आप एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करोगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो तब हमारा बच्चे बॉल ऑसिलेट करेगा और उसी ऑसिलेशंस को हम बच्चे सिंपल हार्मोनिक मोशंस कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अब हम बॉल को डिस्प्लेस करते हैं। जब डिस्प्लेस करेंगे तो कौन सी फोर्स एक्ट करेंगे इस वक्त, तो लिखते यही है, व्हेन बॉल इज डिस्प्लेस्ड, व्हेन ball is displaced at point, कौन सा पॉइंट बच्चे, ए पॉइंट। ठीक हो गया। इस ए पॉइंट को बच्चे हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट या एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। then restoring force is reasonable for oscillation
that caused by its weight, ग्रेविटेशनल वेट लिखते हैं, ये सबसे बेस्ट है। ग्रेविटेशनल वेट, दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, जब बॉल को हम बच्चों डिस्प्लेस करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑसिलेशन की वजह बनती है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स बच्चे ग्रेविटेशनल वेट की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो तब हमारी बच्चे ऑसिलेशंस होगी बॉल की। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, जब मैं इस बॉल को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर जाऊंगा तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब जब मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करूंगा तो इस बॉल के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक हो गया? और वो रिस्टोरिंग फोर्स उस बॉल के वेट की वजह से बच्चे प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब बच्चे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जब बच्चे बॉल मीन पोजीशन पर होगी तो उस वक्त क्या होगा, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी तो उस वक्त क्या होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पेपर के एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MCQs एट मीन पोजीशन, और स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखोगे आप एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब मीन पोजीशन पर बच्चे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है। तो मीन पोजीशन पर बच्चे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू स्टूडेंट्स 0 होगी। अब एक्सट्रीम पोजीशन पर जब मीन से एक्सट्रीम तक लेके गया तो इस बॉल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स मैक्सिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। अब बच्चों वेलोसिटी की बात करते हैं। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी बच्चे मैक्सिमम होती है। तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी बच्चों मैक्सिमम होगी। और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी बच्चों होगी 0। हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बच्चों मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे लिखोगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बेटा मैक्सिमम होगी, मैक्स लिख देता हूं मैं। ठीक हो गया? और यहाँ पे बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ठीक हो गया? तो स्टूडेंट्स ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम उस वजह से हुई क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर, v की जगह आप वैल्यूज पुट करेंगे तो मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे बच्चे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अब बच्चों वेलोसिटी की वैल्यू वहाँ 0 पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का जवाब भी 0 आएगा।
तो स्टूडेंट्स आप पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी, तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर जीरो होती है, जीरो होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। बेटा मैक्सिमम होगी, मैक्स लिख देता हूं, ठीक हो गया। अब बच्चा टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी सेम होती है, तो यहां पे लिख देते हैं बच्चा टोटल एनर्जी सेम होती है। तो यहां पे भी बच्चे टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे भी सेम होती है। सेम होगी। अब बच्चे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कहां पर सेम होंगी? तो वो बच्चे एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बिटवीन में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर बच्चे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम होगी। तो यही पॉइंट लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आपको एफएससी में भी काम देंगे। तो द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी will be same, at point between the extreme and mean position। तो स्टूडेंट्स मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बिटवीन में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम होगी। तो स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लिखते हैं जो हमने डिस्कस किया था, वो ये है कि अब हम दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? जब बॉल बच्चे एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन तक आएगी तो उसको बच्चे रिस्टोरिंग फोर्स लेकर आएगी, और जब मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक बॉल जाएगी तो वो बॉडी के इनर्शिया की वजह से जाएगी। तो मैं इधर लिख देता हूँ इनर्शिया, RTIA, इनर्शिया की वजह से। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं जब बॉल बच्चे एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाती है तो वो बॉल के बच्चे रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अब बॉल बच्चे मेन से, अब इस मेन से इस एक्सट्रीम तक जाएगी तो वो बॉडी के इनर्शिया की वजह से जाएगी। तो एक्सट्रीम, मीन से एक्सट्रीम तक, मीन से बच्चों एक्सट्रीम तक बॉल जाती है तो वो बच्चे बॉडी के इनर्शिया की वजह से जाती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बच्चों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट
थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख लेते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो मैक्सिमम होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है और इसको लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम at extreme position। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और एक और इम्पोर्टेंट बात लिख लेते हैं कि वेलोसिटी जो होती है, तो स्टूडेंट वेलोसिटी एट मीन पोजीशन पर बच्चे मैक्सिमम होती है, वो रिस्टोरिंग फोर्स के डिक्रीज होने की वजह से। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि velocity is maximum at mean position due to decreasing of restoring force। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एक और इम्पोर्टेंट बात लिख लेते हैं कि वेलोसिटी तो बच्चे मीन पोजीशन पर मैक्सिमम थी, अब बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी बच्चे मिनिमम होगी। तो वो इसी का उल्ट पॉइंट बन जाएगा, वेलोसिटी इज मिनिमम एट extreme position positions due to increasing of restoring force। अब थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा हम हायर एजुकेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। बच्चों देखो, ये बातें आपको बच्चे आगे एफएससी में बड़ी काम आएंगी। तो स्टूडेंट्स, इसका जो ग्रेविटेशनल वेट होता है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक हो गया, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक हो गया, W इज इक्वल टू mg। अब स्टूडेंट्स, इसी के बच्चे दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे जिसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के जरिए से सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया, एक ये कंपोनेंट बन गया और दूसरा बच्चों ये वाला कंपोनेंट बनता है। ठीक हो गया, अब ये वाला कंपोनेंट, अब यहाँ पे बच्चे एंगल थीटा बनेगा। ठीक हो गया, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। और ये वाला दरमियान वाला कंपोनेंट बेटा mg कंपोनेंट आ गया, W इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स, थीटा एंगल है वो यहाँ पे है। ठीक हो गया, अब स्टूडेंट्स जो थीटे के जो साथ वाला कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसी का जो कंपोनेंट बनेगा mg साइन थीटा। जो थीटे के अलावा कंपोनेंट होता है वो mg कॉस ऑफ थीटा होता है।
तो स्टूडेंट्स इस कंपोनेंट की वजह से एम जी कॉज ऑफ एम जी साइन ऑफ थीटा की वजह से, तो एम जी साइन ऑफ थीटा स्टूडेंट्स ये वो कंपोनेंट है जो रिस्टोरिंग फोर्स को रीजनेबल करता है या प्रोड्यूस करता है, और इसी के वजह से, इसी कंपोनेंट की वजह से बच्चे ओसिलेशन होती है। तो स्टूडेंट्स आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो चैनल पर नए आए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं एक और नए लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।